जय हिंद दोस्तों। आपके बीच मैं आपका अपना अमित सर आज लेकर उपस्थित हूं कक्षा 10 मिशन 2024 70 में 70 यानी कि इस पार गणित पार 70 में 70 अंक लेकर आपको आना है और अपने माता पिता के सपनों को फिक्र से फक्र में बदलने का काम करेंगे। तो आइए थोड़ा से ये जो हमको 15 मिनट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए निर्देशांक, उन निर्देशांक को क्या हम समय जाया करेंगे 15 मिनट, उनको आज ही हम जान लेते हैं कि क्या है इनका निर्देशांक। ये आपका समय 3 घंटा देगा, 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो क्या मतलब, हमें टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है, जो है आज ही जान लेते हैं। क्या है सामान्य निर्देशांक, आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड होते हैं। पहले खंड आ का जो होगा 20 प्रश्न 20 अंक का होगा और जिसमें 20 बहुविकल्पी होंगे जिनके उत्तर OMR शीट पर देना होगा। और OMR शीट पर आपको बता दें कि OMR शीट पर जो अंकित किए जाने वाले प्रश्न के पश्चात उसे काटे नहीं जाने और ना ही इरेज किए जा सकते, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। जैसे ये ए भरा होगा, ये डी होगा, ये सी होगा और ये डी होगा। अब इसको आप ये ऐसे नहीं कि ऐसे सही करेंगे, ये गलत मान लिया जाएगा, या फिर उसके बाद आप ऐसे गलत काट देंगे, ये भी नहीं। आप सीधे अगर ए वाला विकल्प सही है, ये वाला, तो पेंसिल लीजिएगा और इसको ऐसे 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 पूरा पूरा क्या कर दीजिएगा, गोला मार दीजिएगा। पहले पेंसिल से एक बार मार लीजिएगा, फिर दोबारा आप क्या करिएगा, अगर हमने सही किया है सब कुछ तो फिर पेंसिल मार लीजिएगा गोला। क्यों? क्योंकि अगर गलती हो जाए कि दोबारा सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे खंड ब में 50 अंक वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा, वो भी हल करके पूरा। सभी खंड, इस खंड के कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के उत्तर अंक सम्मुख अंकित रहेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, समय नष्ट ना कीजिए। जो आपको सवाल आएगा उस सवाल को आप हल करिएगा, समय नष्ट करने की जरूरत नहीं। देखिए, ये पहले प्रश्न की बात होगी। पहले प्रश्न से क्या होगा, कौन सी संख्या अभाज्य संख्याओं का युग्म है। फिर आपके 20 क्वेश्चन इस तरीके से मिलने वाले हैं। आपको इस तरीके से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इस 20 क्वेश्चन आपको बता दें ये विकल्पी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी सफलता को पाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल करना पड़ता है। और मैंने आपको बुक, मेरे जो प्यारे बच्चे थे उनको मैंने ऑफलाइन के माध्यम से पूरी बुक खत्म कर दिया हूं, और जरूरत पड़ेगी अगर ऑनलाइन माध्यम से कोई कमेंट करिएगा, मैं उस जिस भी चैप्टर का समय तो कम है लेकिन जिस भी चैप्टर का आपको वो समझ में नहीं आएगा प्रश्न, उनको मैं आपको कराने वाला हूं। देखिए 20 प्रश्न विकल्पी होंगे जो खंड अ होगा, और खंड बा के सभी जो प्रश्न होंगे ये इस तरीके से या आपके होंगे विकल्पी प्रश्न के बाद या वर्णात्मक प्रश्न होगा, और वर्णात्मक प्रश्न में इस तरीके के प्रश्न होंगे। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन, सबसे पहले 20 विकल्पी क्वेश्चन। 20 विकल्पी क्वेश्चन के बाद क्या होगा देखते हैं, समय अगर वीडियो लंबी नहीं जाती है तो फिर उसके बाद मैं आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करवा दूंगा, आज ही करवा दूंगा। अगर समय ज्यादा हो जाती है, लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैं प्रयास करूंगा कि 2 पार्ट में बना दूं। तो लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए और पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने माता पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए आप जीवन ज्योति क्लासेस से जुड़े। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर करिएगा, ताकि वह अपने ज्यादा से ज्यादा सफलता को प्राप्त कर सकें। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम पहले विकल्प से शुरू करते हैं आज का सवाल। चलिए, देखिए
ये अगर 2023 की बात करें तो सन 2023 जो प्रश्न पत्र संकेतांक है जिसका नाम है 822 आपका 822 है, सॉरी ये 822 है, 822 है ईवी, 822 ईवी यह प्रश्न पत्र संकेतांक है। अगर जिनके पास भी होगा आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, एक एक प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। पहला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। सह अभाज्य का मतलब उनमें से कोई ऐसी संख्या ना हो जो कॉमन क्या होकर सके, काट सके। तो कोई भी संख्या कॉमन ना काट सके वह सहअभाज्य। अगर वो कट रही है, वो 3 से कट रही है संख्या, तो 3 से अलग कटे, 5 वाली अलग कटे। तो यानी कि दोनों संख्या, अगर दोनों संख्या में 3-3 से कट रही है तो सहअभाज्य नहीं हुई। यानी कि कोई भी कॉमन संख्या दोनों को काट न सके, ऐसी संख्या सहअभाज्य कहलाती है। यानी कि जिनका मसप कितना है, 1 आए। तो देखिए 5 कितने से पंक्तियां, 15, 17 21, 21 31 93, सभी 3 गुना 3 गुना 3 गुना। लेकिन क्या ये 18 और 25 एक दूसरे को, ये आपका इनका मासा निकालेंगे, मासा का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ जिसको हम कहते हैं, तो वो निकल के आएगा 18 और 25 का 1। यानी कि यह 18 किससे किससे कट जा रहा है, जरा देखिए। 18 की बात करो 2 से, तो यहां से 2 9 18, 3 से काटूं तो 3, फिर 3 से काटूं तो 1, और 25 किससे कटेगा, अगर बात करूं तो 5वां 25, फिर 5 से काटूं तो 1। देखिए ये अगर 2 3 3 से कट रहा है और ये 5 5 से कट रहा है, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है नहीं, तो यानी कि सहअभाज्य संख्या ये हो जाएगी। पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, बड़ा सवाल घुमाया, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। जरा देखिए आपका कितना होगा, अगर 144 को मैं काटूं किससे, सबसे पहले बात करी जाए तो 2 से काट दिया जाए, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, फिर 2 सते 14 के बाद आपका कितना होगा, यहां से आपकी बात कर दिया जाए 2 दूना के 4, फिर 2 से काट दे तो कितना होगा 36, फिर 2 से काट दिया जाए तो कितना होगा 18, फिर 2 से काट दिया जाए तो कितना होगा 9, फिर 3 से काटा जाए तो 3, अगर फिर 3 से काट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहां से 3 से काटा जाएगा तो कितना होगा 3 और 1। अब देखिए आपका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 2 की घाते कितना, 1 2 3 4, तो 2 की घाते 4, और ये 3 का, यानी कि 3 की घाते कितना, 1 2, तो अब इन दोनों का योग, इन दोनों का क्या निकालना है, योग। 4 2 कितना होगा 6। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना हो गया, 6। तो विकल्प कौन सा मार के आएंगे, सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट जाएगी ना, कि हेकर जोड़ ले, इसका नहीं जोड़ना कि 2 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11 11 3 14, ई ना तो मिलवे नहीं करी विकल्प, तो घात वाला देख लिया जाए। अगला देखते हैं। अगर मैं तीसरे की बात करूं, यम के किस मान के लिए समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा x 3x प्लस my बराबर 1 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। अब नॉट इक्वल टू, देखिए आपकी बात हो तो यहां से अगर मैं इसी से निकाल लूं यम का मान, तो आप यम का मान देखेंगे तो x का मान कितना है 1, और a1 का मान कितना है 3, आपका b1 का मान कितना -2 बटा b2 का मान कितना यम, ये भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, ये भाग है तो इधर क्या होगा गुणा, यम बराबर 3 दूना के -6, तो यम का मान कितना आएगा -6 आ जाता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो तीसरे क्वेश्चन के बाद तो फिर मैं आपको लेके चलता हूं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। कह रहा कि 2x प्लस 3y बराबर आपका 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा।
हल होगा मतलब x और y का मान। आपके पास कई विधियां, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि, एक वज्र गुणनखंड विधि। सभी विधियों में अगर आपसे कह देता कि इस विधि से लगाइए तब उस विधि की तरफ जाते, अन्यथा आप क्या करते हैं, जिस विधि से कह दिया उस विधि से आपको जरूरत पड़ गई आपको लगाने की तब आप लगाएंगे, अन्यथा विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है। यानी कि या तो x को बराबर कर दिया जाए या तो y को बराबर कर दिया जाए। तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर कितना 18, इधर कितना होगा x माइनस 2y बराबर कितना 2। अगर आपकी बात की जाए तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1, ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अगर मैं समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दूं, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दूं तो बराबर हो जाएंगे, बराबर तो हो जाएंगे लेकिन चिन्ह भी समान है इसलिए घटा दिया जाएगा तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा। तो अगर मैं कह दूं समीकरण, मैं कह दूं तो समीकरण 2 में कितने का, समीकरण 2 में 2 का गुणा करके क्या करने पर, गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर अगर घटाया जाए तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 दूना के 4y बराबर कितना 2 दूना के 4, और इधर ये वाला आ जाएगा तो कितना होगा 2x और ये क्या होगा प्लस 3y और इधर कितना हो जाएगा टोटल 18। ये आपको अगर घटाया जाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, अब ये x से कट गया। हाई 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 यानी कि माइनस 7y, 4 और 3 कितना होगा 7y और इधर कितना होगा 18 और 4, 18 में से 4 घटेगा क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, 18 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा -14। अब ये माइनस माइनस से कट गया, गुणा तो इधर भाग, y बराबर 14 बट्टा कितना 7, 7 से काट दूंगा 7 दूनी के 14। y का मान कितना आना चाहिए 2, देखिए y का मान 2 इसमें मिल रहा, विकल्प काम हो गया क्योंकि गोला ही मारना है तो हमको जरूरत नहीं है मार के आगे बढ़ जाए, लेकिन समय बच जाएगा, लेकिन जब आपको डिस्क्रिप्टिव पूरा देना होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो y का मान किस समीकरण में रख दीजिए, y का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अगर समीकरण 2 में रखा जाए तो कोई ऐतराज नहीं, हम किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखें तो x माइनस कितना 2 y, आपका देखिए y की जगह कितना हो जाएगा, y की जगह कितना हो जाएगा 2 गुणे में 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इधर कितना 2 दूना के 4 माइनस 4 बराबर 2, ये माइनस इधर जाके प्लस x बराबर 4 2 6। तो अब देखिए वही विकल्प आपका मिल रहा है, आपका x का मान 6 और y का मान 2। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे में कमियां होंगी तो आप डिसलाइक जरूर करिएगा, आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा, कम से कम कुछ तो करिएगा। देखिए अगला, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, x प्लस के वाई प्लस बराबर 1 तथा के एक्स प्लस आपका y बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी कि आप अगर मैं बात करूं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो इससे रख दूं तो इसका हमें a1 का मान इससे हमें पता चल जाएगा, तो कितना होगा 1 और यहां से b1 का मान a1 का a2 का मान, यहां से a2 का मान कितना पता चल जाएगा k बराबर यहाँ b1 का मान कितना पता चल जाएगा k और यहाँ पे b2 का मान कितना पता चल जाएगा y, तो y का गुणांक का मतलब 1, यानी कि x और y का गुणांक रखा जाता है। देखिए x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखा जाएगा, y का गुणांक यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं a1 x प्लस b1 y बराबर c1।
आपका होता है, इधर क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस बराबर क्या होता है आपका c2। तो अब आपका a1 बराबर x का गुणांक 1 और a2 बराबर b1 बराबर कितना, ये आपका k ये हो गया, और a2 बराबर k और b2 बराबर y का गुणांक कितना होगा 1, ये 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा। इधर क्या होगा k स्क्वायर, वर्ग है तो इस पे क्या लगा दिया जाएगा वर्गमूल, करड़ी में क्या होगा आपका प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका k का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो k बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1, k का मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये वाला आपका कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी। आगे देखते हैं सवाल नंबर इसका। देखिए अगर इस सवाल में देखा जाए तो थोड़ा से आपको हल्का से मिसप्रिंट लग रहा है। इस सवाल में क्या है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, थोड़ा से अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे सीधे बराबर नजर आ रहा है, ये बराबर है, यानी कि आपका 1/x² माइनस 2 और इधर क्या है बराबर x² - 2 बराबर क्या होगा 1/ कितना होगा 1/7, 1/ कितना हो जाए 7। ये भाग है तो देखिए इधर गुणा, ये बट्टा में 7, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बट्टा में 7 कह रहा x 1/x² - 2 बराबर 1/7 हो तो x का मान होगा, कितने का x का मान। तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, अब इसका करेंगे तो 7, इसका करेंगे इधर तो x² माइनस कितना होगा 2, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 7 + 2 बराबर x²। अब देखिए 7 और 2 कितना होगा 9 बराबर x², वर्ग है तो वर्गमूल, अगर मैं बात करूं तो प्लस माइनस करड़ी में कितना 9, तो x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 9 का, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा उत्तर प्लस माइनस 3। तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है, सी वाला विकल्प सही आ रहा है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊं, 6वें क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र, व्यास AB जो एक आपका वृत्त बना, इसका व्यास क्या है AB, इसका केंद्र ये होगा, केंद्र 2, -3 तथा B के निर्देशांक कितना है 1,4, तो A का निर्देशांक होगा, तो इस A का निर्देशांक x, y होगा। आपको पता होगा कि इन दोनों का योग आपका इसके बराबर, यानी कि इसको अगर मैं कह दूं तो थोड़ा से अगर बात की जाए तो यहां से देखिए ये x1 y1 ये क्या होता है x2 y2 और ये क्या होता है xy, क्या होता है xy। अगर xy होता है तो थोड़ा से ध्यान दे लिया जाए, यहां से देखिए अगर ये xy होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो xy होता है अगर मैं इस बिंदु की बात करूं तो x बराबर क्या होता है x1 + x2 बटा में कितना 2, x1 देखिए x1 का मतलब ये पूरा x का मतलब 2 बराबर x1 का मतलब x प्लस x2 का मतलब आपका 1 पूरे के बटा 2, 2 दूना के 4 बराबर x + 1, ये प्लस इधर आके -4 - 1 बराबर x, तो इसमें से घटेगा 3 बराबर x का मान कितना निकल के आया 3। देखिए ये 3 इसमें भी मिल रहा, 3 इसमें भी मिल रहा। अभी भी हमें काम करने की जरूरत है, तो हम लोग क्या निकालेंगे y बराबर क्या होगा y1 + y2 पूरे के बटा 2, तो y1 का मतलब कितना y, अब उसके बाद सॉरी y का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए y का मतलब -3 और y1 का मतलब y प्लस y2 का मतलब 4 पूरे के बटा 2, तो -3 दूना के 6 बराबर है, आप देखिए 3 दूना के 6 बराबर y + 4, ये प्लस इधर आके -6 - 4
बराबर y, तो y बराबर कितना होगा -10, y बराबर कितना होगा -10। तो यानी कि आपका x कामा y बराबर निकल के आया कितना, जो आपका निकल के आ रहा है x कामा y का मान, वो निकल के आ रहा है x का मान 3 है, y का मान -10, यानी कि 3 कामा -10। तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है, डी वाला विकल्प नजर आ रहा है। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखिए कह रहा है कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब k के मान की बात होती है तो एक सवाल पढ़ते हैं जिसका नाम होता है विवित कर। क्या नाम होता है, विवित कर। विवित कर का मतलब होता है b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0। तो इसमें आप जानते होंगे कि ax² + bx प्लस कितना होता है c बराबर 0। तो यानी कि अगर इसकी बात करूं तो आपका a बराबर, यहां से देखिए ये आपका ax², अब उसके बाद ये bx + c, तो यानी कि ये आपका माइनस, देखिए a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना -12 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब आपका 3 और c का मतलब कितना हो गया, c का मतलब होता है k = 0। है 12 का वर्ग 12 बरहिया 144, है 4 तिहाई 12 के अब बराबर 0, ये माइनस इधर जाके प्लस, तो 144 बराबर 12 के। अभी गुणात इधर भाग, 144 बट्टे में 12 बराबर के, तो 144 में 12 की भाग दे 12 बरहिया 144, यानी कि के बराबर कितना हो जाएगा 12, के बराबर कितना निकल के आएगा 12। तो विकल्प में है कोई 12, तो हाँ विकल्प में है, विकल्प नंबर ए कितना है 12। आगे देखते हैं, क्या कह रहा, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक के रूप से समान ना हो तो आप क्या कहलाता है। जैसे आपको दो आकृतियां समान हो, अगर आपकी बात होती है कि मान लीजिए ये त्रिभुज बना, इसी तरीके से ये भी त्रिभुज हो, आकृति में त्रिभुज त्रिभुज दोनों हैं, लेकिन ये आपके ऐसे त्रिभुजों को हम अगर दोनों के आकृति तो सेम है लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि तीनों भुजाएं जो होती हैं वह सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा समरूप। अगर मतलब एक आकृति पर दूसरी आकृति रखी जाए तो पूरी पूरी आकृति नहीं ढके तो वह समरूप कहलाता है। अगर एक आकृति दूसरे आकृति के हूबहू एकदम इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो और दोनों, ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये आपकी 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, अगर एक आकृति को दूसरे आकृति पे रखा जाए तो एकदम इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते। तो इसमें कौन सी आकृति सही होगी, समरूप आकृति। क्या मार के आएंगे, समरूप आकृति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुन लीजिए, एक चीज तो यहां पे आपकी बात होती है, अगर कोई आपसे भुजाओं का अनुपात दिया है, व्यासों का अनुपात पूछे तो वही होता, अर्थात भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात बराबर क्या होता, व्यास का अनुपात, व्यास का अनुपात जितनी भुजा होगी, अगर भुजा 3:5 है तो व्यास भी 3:5 होगा। अगर मैं आपकी बात करूं तो यहां पर अब क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल का अनुपात तो हम लोग क्या कहेंगे, भुजाओं का
स्क्वायर कह देंगे। भुजा का स्क्वायर या इसी के बराबर व्यास का स्क्वायर। और आपसे कोई पूछ ले आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, अनुपात, अगर कोई आपसे आयतनों का अनुपात पूछे तब क्या करेंगे, अनुपात। तब आप क्या करते हैं, भुजा के घन का, जो भुजा होती है, अगर मैं आपसे बात कर लूं तो भुजा के घन आप कर देते हैं, भुजा की घाते कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। सारी चीजें प्रयास करूंगा कि आपको पूरा यही सिखा दूं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, यदि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि क्या करना, देखते ही मार दीजिए उत्तर, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या करना है, वर्ग कर देना है। अगर आयतनों का अनुपात पूछता तो क्या कर देते, घन कर देते, यानी कि आपका क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात जरा देख लेते हैं यहां से। तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, तो आप क्या निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपाते 5 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 अनुपाते 25। क्लियर है। अगर मेरी बात यह समझ में आ गई हो तो एक बार जरूर आपसे निवेदन करूंगा कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर जो लोग अभी देखे हो और भूल गए हो कि लाइक ना किया गया हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आगे देखते हैं। कोई चीज आपकी बात होती, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो कैसा त्रिभुज होगा। तो आप जानते होंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऐसा कोण जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, आपकी बात हो, जिनका कोण 90 डिग्री से छोटा, अर्थात कोई भी कोण अगर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अगर किसी एक भुजा का कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, और उसके बाद तो उसका नियम क्या होता है, एक पाइथागोरस प्रमेय का नियम जानते हैं, भुजा का स्क्वायर, अर्थात कौन सी भुजा का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती हैं। ये दूसरा नियम। और अधिक कोण त्रिभुज, यदि एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो जरा देखिए, ये आप देखते ही बता सकते हैं। अगर बड़ी भुजा हमेशा कर्ण होती है, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, मान लीजिए इसको बदला जा सकता, कर्ण कभी बदलता नहीं। तो क्या पाइथागोरस प्रमेय का नियम पालन कर रही हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, लंब का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर, आधार का मतलब होता है 4 का स्क्वायर, 3 5वां 25, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 25 बराबर 25, यानी कि दोनों भुजाएं, आपको बता दे जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का नियम पालन कर रहा है, जिसमें त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के और भी कुछ होते हैं। अगर कहीं 13 का संबंध 12 और किससे हो जाए, 12 और 5 से संबंध हो जाए, कहीं 10 का संबंध 8 और 6 से हो जाए, कहीं 17 का संबंध 15 और 8 से नजर आए, और कहीं आपका 26 का संबंध किससे आए, 24 और 10 से नजर आए, कहीं 25 का संबंध 24 और किससे आए, आपका 7 से आए। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछे तो बिना देखे और ताके
क्या मार देंगे, समकोण त्रिभुज मार के आएंगे। कैसे समकोण त्रिभुज, 13 का वर्ग 13 3 169, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का वर्ग 125, 144 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, 10 का वर्ग 10 10 में 100, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 36 और 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, 17 का वर्ग 289, 15 का जोड़ेंगे गुणा करेंगे 15 15 225 और 8 का 64, 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289, 26 का कर दीजिए। इसी तरीके से आप करेंगे तो 26 का 676 और 24 का 576 और 10 का कितना होता है 10 में 100। तो इस तरीके से मैं बता दूं आपको कि गणित में आपको एकदम हलवा बना के छोड़ूंगा। इसी तरीके से मैंने फ्री में नहीं कहा कि 70 में 70, बस थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो निश्चित है। अभी जो आपके पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं, 60 दिन में मैं 30 मॉडल पेपर कम से कम कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर के। बस केवल आप जीवन ज्योति कोचिंग क्लासेस से जुड़ने का काम कीजिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा। अभी अभी मैंने बताया दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 10 और 15 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात अभी अभी मैंने बताया। आपको अगर समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा क्या होगा उत्तर। मैंने अभी अभी एक बताया क्वेश्चन बड़े आसान से। तो आपको क्या होगा, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का मतलब इसको काटा भी जा सकता है। कितना, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, वो केवल आपको बेवकूफ बनाया है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 2 दूना के 4, 3 त्रिका 9, 4 अनुपाते 9। कौन सा नजर आएगा, क्षेत्रफल होगा तो हमेशा वर्ग देखिएगा, जो संख्या वर्ग नजर आएगी वही उत्तर हो जाता है। चलिए बाकी आपको देखते हैं, अगले सवाल की तरफ लेके चलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर 8/15। तो क्या निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर आपसे पूछा गया। अगर आप जानते होंगे tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, लंब ये होता है LAL बटे का। जो बच्चा एकदम गणित नहीं पढ़ा होगा उसको भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं एकदम जीरो बेस से। ये लंब होता है, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। लाल बटा कक्का, पहला साइन दूसरा कास तीसरा टैन, पहला साइन दूसरा कास तीसरा टैन। फिर नीचे से क्या होता है, उलट दीजिए, टैन कॉट और क्या हो जाता है, कॉसेक। तो अब आपकी बात आए तो यहां से सॉरी, यह आपका पहला साइन दूसरा कास तीसरा टैन, नीचे से कॉट आपका कॉट सेक कॉसेक। यह आपका अगर साइन थीटा बराबर पूछे तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर पूछे तो आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर पूछे तो लंब बटा आधार। अगर इसी को पलटे तो यहां से कॉस थीटा बराबर पूछा जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉट थीटा बराबर पूछा जाएगा तो आधार बटे लंब, और फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर पूछा जाएगा तो कर्ण बटा लंब। तो tan थीटा ये लंब हो गया है और ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब आप देख सकते हैं लंब कितना है, 8 है, आधार 15। 8 और 15 का अभी मैं संबंध बताया हूं, कितना बताया हूं, 17। कैसे निकलेगा, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो ये वर्ग है तो इस पे वर्गमूल निकाल लिया जाएगा। कर्ण बराबर करड़ी में लंब का मतलब 8 का स्क्वायर और आधार का मतलब 15 का स्क्वायर। अब अगर 8 का स्क्वायर करेंगे करड़ी में तो 64, और 15 का करेंगे तो कितना होगा, 225। तो कितना हो जाएगा, 64 और 225 जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। अगर 64 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 कितने का होता है, 17। तो यहाँ कितना होगा, 17। जब ये 17 होगा तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर मैंने बताया था कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है आपका 17, लंब कितना है 8, तो 17 बटा 8। तो कौन सा सही होगा, 17 बटा 8। कौन सा सही होगा, 17 बटा 8। चलिए आगे देखता हूं।
यहां से आपकी बात होती है। सवाल नंबर 14 की बात करते हैं। तो 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर कितना 1। तो ये गुणा है तो इधर क्या होगा भाग। cos 3 थीटा बराबर 1/2। 1/2 तो cos कितने डिग्री का मान होता है अगर बात की जाए तो cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है तो cos 60 डिग्री का मान होता है। अगर कोई पूछे कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 कड़ी में 3/2। cos 45 डिग्री का कोई मान पूछे तो 1/2 और cos 30 डिग्री का मान पूछे कोई तो 1/, और cos 60 डिग्री का मान पूछे तो 1/2, cos 90 डिग्री का मान पूछेंगे तो 0। तो यानी कि cos 3 थीटा, यहां से अगर मैं आपसे बात कर लूं तो cos 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा cos 90 आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये थीटा बराबर, तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। 3 थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। तो गुणा है तो थीटा बराबर कितना होगा 60/3। तो कितना होगा 3 दूना के 6 यानी कि कितना डिग्री 20 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा 20 डिग्री। बाकी आपको लेके चलता हूं आगे की तरफ। कह रहा है वही चीज फिर से, यदि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात 3 क्वेश्चन मिल चुका। देखिए कितना इंपॉर्टेंट। तो क्षेत्रफलों का अनुपात इनका वर्ग, 3 त्रिका 9, 2 दूना के 4 तो 9:4 मार के चले जाइए, काम खत्म। अगला देख लेते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। यदि एक समान त्रिज्या R के 2 अर्धगोले को उनके आधारों पर जोड़ा जाता है तो बने नए ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो आपको बता दें एक अर्धगोला ये बन गया और इसके वक्रीय पृष्ठों को जोड़ा जाता है। एक अर्धगोला ये बन गया, दूसरा अर्धगोला आपकी बात करूं तो यहीं से चेंज कर लेते हैं। तो दूसरे अर्धगोले की बात कर ली जाए तो ये बन गया। अगर आप थोड़ी सी चालाक हो तो गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² होता है, और ना समझ में आए तो देखिए अर्धगोले का 2πr² प्लस 2πr², इसका भी 2πr², इसका भी, तो 2 दूना के 4, 2 2 4 πr² हो जाता। कितना हो जाता 4πr² हो जाता है। आपको आगे की लेके चलता हूं तो ये कौन सा सही हो जाएगा 16 में। चलिए सवाल नंबर 16 के बाद 17 पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र प्रवृत्त की माप नहीं है। केंद्र प्रवृत्त की माप आप जानते होंगे 3 चीज पढ़ते हैं, माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं और बहुलक पढ़ते हैं। माध्य बराबर आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं माध्य। माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा क्या पढ़ते हैं संख्या पढ़ते हैं। माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। फिर क्या पढ़ते हैं माध्यिका। माध्यिका बराबर आप क्या पढ़ते हैं, आप जानते हैं समपद की माध्यिका और विषम पद की माध्यिका। अगर समपद की माध्यिका की बात की जाए तो आप क्या पढ़ते हैं समपद की माध्यिका, आप सीधी सी बात करेंगे n/2 वहाँ पद अगर n/2 वहाँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद वहाँ पद पूरे के बटा कितना पढ़ते हैं 2। अगर विषम पद की माध्यिका पढ़ना हो, विषम पद की माध्यिका तो हम लोग क्या पढ़ते हैं जरा देखिएगा n+1 बटा 2वां पद। इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रख लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी बात आती है बहुलक। तो जो सबसे अधिक बार आता है, क्या आता है जो सबसे अधिक बार आए गिनती में आपका क्या हो गिनती में सबसे अधिक बार आए। कितनी बार सबसे अधिक बार आए
बार आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जो सबसे अधिक बार गिनती में आए उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब आपको देख लीजिए ये आपका कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा भैया? ये मानक विचलन। आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए वही आ गया जो मैंने आपको सूत्र बताया, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या, 1 प्लस, क्योंकि समांतर माध्य बराबर क्या होगा? समांतर माध्य। माध्य बराबर क्या होगा? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग बटा में क्या होगा? संख्या। माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा संख्या। संख्याओं का योग कितना? 1 से 9 तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अगर मैं जोड़ूं बटा में संख्या कितनी हो गई? 9। यह जोड़ लूं तो कितना होगा? 3 3 6, क्योंकि 1 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45, 45 हो जाएगा 45 बटा 9, 5 9 45। सीधी सी बात होगी, 9 पचे 45, कितना हो जाएगा? 5। तो इसका यह सीधी सी बात होती बीच वाला। देखिए 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, लेकिन क्रमागत होगा तब, अन्यथा ये नहीं नियम काम करेगा। तब क्या करना होगा? संख्याओं का योग बटा संख्या करना पड़ेगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? 5। अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा? यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका कितना हो? 16 हो, माध्य कितना हो? 15 हो, तो उसका बहुलक क्या होगा? अगर बहुलक का सूत्र याद हो तो लक बराबर क्या होता है? आपका 2 गुणे, आपका क्या होता है? 2 आपका 3 गुणे, 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यिका का मतलब 16 और माइनस 2 गुणे माध्य का मतलब 15। तो यहां से कितना होगा? 16 तिया 48 माइनस 15 दूनी के 30, घटाएंगे तो कितना आएगा? 18, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो विकल्प नंबर कितना हो जाएगा? 18, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब सम सम पद की माध्यिका। तो क्या होगा? सम पद की माध्यिका, की माध्यिका। याद हो तो बताऊं आपको कि समपद की माध्यिका बराबर मैंने आपको बताया था n बाई 2वां पद, वां पद पूरे के प्लस n बाई 2 प्लस 1वां पद, वां पद पूरे के बटा क्या होता है? 2। समपद की माध्यिका प्रथम 10 पद, प्रथम 10 पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पद हैं? 10 बटा 2वां पद, वां पद, और फिर कितना होगा? यहां से आपकी बात करें तो 10 बटा 2 प्लस 1वां पद, वां पद पूरे के बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो 2 पचे 10, 5वां पद, वां पद, और इधर क्या होगा? प्लस 2 पचे 10, 6वां 5 1 6वां पद, वां पद पूरे के बटा कितना? 2। तो 5वां पद कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे 5वें पद की बात करूं तो 5वां पद 5 और 6वां पद 6 पूरे के बटा 2। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद 5 और 6वां पद 6, 6 5 कितना होगा? 11 बटा में 2, 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, 2 पचे 10, यानी कि 5.5 उत्तर हो जाएगा।
मिलेगा। तो आज मैं 20 विकल्पी प्रश्न बताया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। सफलता निश्चित मिलेगी। तो अगली वीडियो में मैं और भी प्रश्न हैं जो इनके अब डिस्क्रिप्टिव वाले हैं, ये तो मैं देखिए विकल्पी थे लेकिन तुक्का नहीं मारना, पूरा बताना है। ये आपके प्रमेय संख्या वाला क्वेश्चन और ये आपके तमाम क्वेश्चन जो है मैं इनको आपको लगाकर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।